दोस्तों, आज हम फिर आदर्शवाद पे बात करेंगे। इससे पहले एक वीडियो में हम आदर्शवाद पे बात कर चुके हैं। ये हमारा आदर्शवाद का लास्ट वीडियो होगा जिसमें ऑल टॉपिक पे हम कवर करेंगे, बात करेंगे, जिसमें आज हम देखेंगे आदर्शवाद और शिक्षा। आदर्शवाद और शिक्षा, आइडियलिज्म एंड एजुकेशन। जो भी हमारे शिक्षाविद थे आदर्शवाद के, जैसे प्लेटो, कमेनियस, पेस्टालॉजी, फ्रावेल, ये जो भी दार्शनिक थे, इन्होंने शिक्षा के दो रूप माना, एक भौतिक रूप और एक आध्यात्मिक रूप। आध्यात्मिक रूप था, ये जो गुण था, ये पशु से मनुष्य को अलग करता है कि जो भी हमारा मनुष्य होगा, एक आध्यात्मिक जो भी चीज़ें हैं, इनके द्वारा मनुष्य पशु से अलग हो जाता है। अगर हम भौतिकता में देखें तो शिक्षा जो है वो साध्य ना होकर एक साधन मात्र है। शिक्षा जो है वो साध्य नहीं है, एक साधन है। हम देखेंगे एक बार एक चीज़, एक साहित्यिक टर्म है साधन और साध्य। जो भी हम चीज़ें ये देखेंगे, ये दो साहित्यिक टर्म हैं जो हमेशा आते रहते हैं, इसको देखेंगे। और जो साधन है होता है, साधन एक जरिया की बात करता है जिसके द्वारा हम जो भी चीज़ प्राप्त करते हैं, और साधन जो होता है हमारा एम्स होता है, एक उद्देश्य होता है। जैसे एक स्टूडेंट की हम बात करते हैं, एक स्टूडेंट है और एक कॉलेज आ रहा है, कॉलेज इसको विद्यालय पहुंचना है, तो जो भी वो व्हीकल यूज करेगा, जो भी वो ये हमारा कॉलेज जा रहा है, जो भी व्हीकल यूज करेगा, चाहे वो कार हो या पैदल जाए, पेडेस्ट्रियल जाए, कार हो या बाइसिकल हो, बाइक हो, जो भी उसके साधन रहेंगे वो एक जरिया होगा, जरिया या वो साधन होगा जिसे हम साधन बोलेंगे। और साध्य हमारा क्या है, एक विद्यालय पहुंचना, कॉलेज पहुंचना, तो ये हमारा साध्य हो जाएगा, ये हमारा उद्देश्य हो जाएगा। यही है साधन और साध्य की बातें जो हमारा साहित्य में पूछती रहती हैं, टर्म्स आते रहते हैं। और आगे देखें तो आदर्श और नागरिक जीवन का भी निर्माण हमारा करना एक भौतिक शिक्षावादियों का मानना था। हम आगे देखें तो हर्न महोदय ने कहा कि साध्यों का साध्य, लक्ष्यों का लक्ष्य आदर्शवाद के अनुसार व्यक्ति, समाज और प्रजाति के लिए निरपेक्ष प्रत्यय का बढ़ता हुआ साक्षात्कार रूप है। ये हर्न ने कहा। अगर इनके कोटेशन को हम इंग्लिश में देखें तो इनका मानना है कि द एंड ऑफ एंड्स, द गोल ऑफ गोल्स अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म इज द इंक्रीजिंग रियलाइजेशन ऑफ द एब्सोल्यूट आइडिया फॉर द इंडिविजुअल, सोसाइटी एंड रेस। ये हर्न महोदय का मानना था। हम आगे देखें तो आदर्शवाद और पाठ्यक्रम, जो भी आइडियलिज्म और जो भी हमारे पाठ्यक्रम हैं आदर्शवादियों के अनुसार कैसे होने चाहिए, और वो देखते हैं। जो पाठ्यक्रम होने चाहिए वो जीवन के सर्वोच्च आदर्श को प्राप्त होने चाहिए, ये आदर्शवादियों का मानना था। उनके पाठ्यक्रम में सभ्यता और संस्कृति की बातें होनी चाहिए कि हमारी सभ्यता कैसी थी, हमारी संस्कृति कैसी थी, और जिसके उसका प्रतिबिंब होना चाहिए कि जो भी हमारा बालक पढ़े वो हम अपनी सभ्यता के बारे में जाने, अपनी संस्कृति के बारे में जाने कि उसका पूर्व रूप में संस्कृति, उसका सभ्यता कैसा रहा और इस समय कैसा है, उसको वो कोरिलेट कर पाए। और मानव जाति के अनुभव को व्यक्त करने की बात है कि वो भी होनी चाहिए कि मानव जाति पिछले क्या एक्सपीरियंस रहा है वो उसमें उसके पाठ्यक्रम में होनी चाहिए। एक अनुभव और सुसंगठित होनी चाहिए। मानव जाति के ज्ञान सनातन है, साथ ही अनंत और असीम भी है, इसकी बातें होनी चाहिए हमारे पाठ्यक्रम में आदर्शवादियों के अनुसार। हम आगे देखें तो आदर्शवाद और उसकी शिक्षण विधियाँ कैसे होने चाहिए, शिक्षण के मेथड्स कैसे होने चाहिए। हम देखें तो बटलर जो हैं उन्होंने कह रहे हैं कि आदर्शवादियों ने अपने को एक विधि का भक्त न मानकर विधियों का निर्माण और निश्चय करने को मानते हैं। कि जो भी हमारा था, बटलर का मानना था कि जो भी आदर्शवादी थे वो एक विधि का मेथड्स को नहीं फॉलो किए, वो लगातार जैसी भी हमारी प्रवृत्ति होती गई, हमारी विचारधाराएँ बदलती गई, आदर्शवादियों ने वैसे वैसे विचार को बदलते गए। अगर इनके कोटेशन को हम इंग्लिश में देखें, आइडियलिस्टिक कंसिडर दमसेल्व्स क्रिएटर एंड डिटरमाइनर्स ऑफ मेथड, नॉट डिवोटीज ऑफ सम वन मेथड के कभी वो भक्त ना रहे, डिवोटीज नहीं रहे। और आगे देखें तो आदर्शवादियों के शिक्षण व्यवस्था में क्या, आदर्शवादियों का एक विश्वास है कि लक्ष्य स्पष्ट और निश्चित हो तो बालकों की रुचि और योग्यता के अनुसार विधि होनी चाहिए। कि जैसी भी बालक का रुचि हो, उसकी योग्यता क्या है, उसके अनुसार हम क्या करेंगे, शिक्षण विधि का निर्माण करेंगे, इसलिए वो कभी भी एक विधि के भक्त न रहे। तो हम देखते हैं कि सुकरात की विधि देखें, सुकरात महोदय जो सर्वप्रथम दार्शनिक यूरोप के माने जाते हैं पूरा, तो उनका था प्रश्न विधि, क्वेश्चनिंग मेथड। हम ये संवाद विधि नहीं, यहाँ पे होगा प्लूटो का था संवाद विधि, डायलेक्टिक मेथड। अरस्तु का था आगमन निगमन विधि और डायलेक्टिक डिडक्टिव मेथड्स।
हीगल का देखेंगे तो तर्क विधि, लॉजिकल मेथड्स, हर्बर्ट का देखें निर्देशन विधि, इंस्ट्रक्टिव मेथड्स, फ्रावल का देखें तो खेल द्वारा शिक्षा, प्लेवे मेथड्स इन एजुकेशन। हम पेस्टोलॉजी का देखें तो अभ्यास और आवृत्ति, प्रैक्टिस एंड रिपीटिशन। इनके विधियों का अगर सार देखें तो इनका विधियों का सार है कि क्रिया और नियमित तथा निर्देशित स्वतंत्रता, एक्टिविटी एंड रेगुलेटेड गाइडेड फ्रीडम। हम आदर्शवाद में आदर्शवाद और शिक्षक की बात देखेंगे कि आदर्शवाद और शिक्षक कैसे कोरिलेट करते हैं, कि एक शिक्षक और छात्र की क्या भूमिका है, इसमें देखेंगे। आदर्शवाद शिक्षक का महत्वपूर्ण स्थान मानता है। देखेंगे फ्रावेल ने एक किंडरगार्टन मॉडल प्रस्तुत किया था, इसमें छात्र साक्ष और शिक्षक की बातों को उन्होंने अच्छे तरीके से समझाया था। हम देखेंगे छात्र और शिक्षक की भूमिका कैसे रही इसमें। उन्होंने कहा कि अगर विद्यालय है, अगर उन्होंने विद्यालय को बाग मान लिया और छात्र को उन्होंने पौधा माना और शिक्षक को उन्होंने माली माना। देखें तो उन्होंने दो चीज़ें दी, एक गोभी की बात की और एक उन्होंने गुलाब किया, कि जो एक माली होता है वही एक पौधे को बनाता है। मतलब शिक्षक जो है वही छात्र को जैसा रूप चाहे उससे बना सकता है। मतलब ये जो गोभी है ये छात्र है, और एक गोभी का वो सर्वोत्तम रूप, मतलब एक शिक्षक जो होता है एक छात्र को उसके सर्वोत्तम रूप पे, उसके एब्सोल्यूट रूप तक उसको ले जा सकता है। मतलब गोभी के सर्वोत्तम रूप तक ले जाने में शिक्षक का हाथ होगा, एक माली का हाथ होगा, और माली ही एक गुलाब को क्या सर्वोत्तम रूप दे सकता है, शिक्षक एक छात्र का सर्वोत्तम रूप दे सकता है। उन्होंने आगे एक और चीज़ कहा कि एक गोभी है और एक गुलाब है। मतलब ऐसे करें तो एक गोभी कभी भी गुलाब नहीं हो सकता और एक गुलाब कभी भी गोभी नहीं हो सकता। इसलिए मतलब इनका एक अलग अलग रूप है, एक इंडिविजुअल रूप है, यही उनका मॉडल था। हम आगे देखें तो बटलर का मानना था कि शिक्षा को गुणों और योग्यताओं का विवेचन बटलर महोदय ने इस प्रकार दिया। हम देखते हैं इनका क्या क्या शिक्षक में गुण होने चाहिए। पहला देखें तो शिक्षक बालक के लिए सत्ता का साकार रूप होता है। शिक्षक का विषय के पूर्ण ज्ञान होनी चाहिए जो पढ़ा रहा है। व्यवसाय कला में दक्ष होने चाहिए। छात्र जो होता है, छात्रों के वो मित्र, हितैषी और दार्शनिक होना चाहिए एक शिक्षक को। जीवन के कला में भी निपुण होना चाहिए, चरित्रवान होना चाहिए। छात्रों के रुचि के जो भी है उसको विकसित करने की उसमें क्षमता होनी चाहिए। निरंतर अध्ययन करते रहना चाहिए, ये भी है। आदर्शवाद और बालक देखेंगे, हम देखेंगे कि आदर्शवाद और बालक में क्या संबंध है। हम देखते हैं कि एक शिक्षक है और एक छात्र है। जो छात्र होता है वो परिमित होता है, और परिमित का अर्थ होता है एक अल्प, उसमें अल्प ज्ञान है। और जो छात्र है, जो शिक्षक है, एक ज्ञान से परिपूर्ण है। तो ये शिक्षक इसको ज्ञान भरता है, तो यही शिक्षक जो ज्ञान अगर भरेगा तो ये समाज के लायक बनाता है, समाज में रहने लायक एक बहुत अच्छा अपने अकॉर्डिंग ढालता है। तो कहेंगे कि जो भी हमारे केंद्र में है शिक्षक है और उसके विचार हैं। मतलब हमारे आदर्शवादियों के में शिक्षक को बहुत स्थान माना, और जो भी हमारा बालक था, एक छात्र था, इसको अल्प माना, जिसमें शिक्षक के विचार, उसके आदर्श सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। हम इसी में देखें तो प्रकृतिवादियों के समान आदर्शवादी शिक्षा के बाल केंद्रित नहीं मानते। वो बाल केंद्रित जैसे प्रकृतिवादी नेचुरलिज्म में मानते थे कि जो भी शिक्षा होती है एक बालक है, बालक को प्रकृति पे छोड़ दो, प्रकृति के अनुसार जो भी अपना शिक्षा करेगा, और शिक्षक को कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं करना चाहिए बालकों में। लेकिन आदर्शवादी उसके उलट मानते हैं कि नहीं, शिक्षक जो होता है वो ज्ञान से परिपूर्ण होता है, बालक अल्प होता है, उसका ज्ञान का अल्प होता है। तो एक शिक्षक को अल्प ज्ञान जो बालक है उसको भरना चाहिए, इसको पढ़ाना चाहिए, जिसकी वजह से वो समाज के लायक उसको बना सके। तो उनका और देखते हैं आगे, तो इनके आदर्शों को, विचारों को केंद्रित स्थान मिला। जो भी शिक्षाविद थे उन्होंने शिक्षकों के ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान दिया। हम देखते हैं कि शिक्षक का मूल कर्तव्य क्या था। तो बालक में उच्च आदर्शों को प्राप्त करने के लिए सूझबूझ का विकास करना, पाठ्यक्रम का निर्माण भी आदर्श के आधार पर ही करना चाहिए। और बालक को उन आदर्शों को प्राप्त करना या विचारों का प्रमुख स्थान बालक को गौरव स्थान दिया गया। हम और आगे देखें, हॉर्न महोदय ने अपने कोटेशन में कहा, बालक एक परिमित व्यक्ति है। परिमित मीन्स अल्प, जो अल्प विकसित है, जिसका ज्ञान कम है, जो शिक्षित होने पर अनंत पुरुष के रूप में विकसित हो सकता है। उसका वास्तविक उद्भव देवत्व है, उसकी प्रकृति स्वतंत्र है तथा नियति अमृत है, ये हॉर्न महोदय ने कहा। अगर हम अनुशासन की बात करें, आइडियलिज्म एंड डिसिप्लिन, तो बालक का विकास तभी हो सकता है जब वो अनुशासन में रहे। अनुशासन में रहकर ही वो आत्मानुभूति यानी सेल्फ रियलाइजेशन, आध्यात्मिकता को प्राप्त कर सकता है। वे कठोर अनुशासन के पक्ष में नहीं है। फ्रावेल का मानना था कि
बालक को उसकी रुचि और ज्ञान प्राप्त करके तथा प्रेम और सहानुभूति व्यक्त करके उस पर नियंत्रण रखा जा सकता है, न कि कठोर चीज़ें करके। थॉमस और लेग ने आदर्शवाद के अनुशासन पे कहते हुए कहा कि प्रकृतिवादियों का नारा स्वतंत्रता है जबकि आदर्शवादियों का नारा अनुशासन है। थॉमस और लेग का मानना था वस्तुतः आदर्शवादी अनुशासन के पक्ष में है। वे नियमित स्वतंत्रता पर आधारित अनुशासन चाहते हैं। उनके अनुसार जो भी था अनुशासन कैसा होना चाहिए, एक नम्रता, शिष्टता, अधीनता और आज्ञाकारिता के नैतिक मूल्यों के विकास करने लायक होना चाहिए। इस प्रकार हमारा यहाँ पे आदर्शवाद खत्म होता है और आगे हम रियलिज्म पे बात कर सकते हैं या प्रयोजनवाद, ये चीज़ें हम देखेंगे। इस प्रकार आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। अतः धन्यवाद।